शनिवार की रात को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे 2 ड्रोन मंडराए थे। एक धमाका हुआ था, इमारत की छत को नुकसान हुआ, 2 जवान भी जख्मी हुए। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंड। अच्छा, इस हमले के बाद से कई सैन्य ठिकानों के आसपास ड्रोन मंडराते हुए देखा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये लश्कर की साजिश है। भारत में पिछले कई दिनों से जम्मू एयरबेस और उसके आसपास के एरिया में ड्रोन अटैक की साजिश दिख रही है। ये घटना पहली बार हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू एयरबेस पे ये ड्रोन अटैक्स हुए। अच्छा, जम्मू एयरबेस पे ड्रोन अटैक्स करने के बाद हवा में लगातार कहीं गायब हो जाते हैं। सेना अपने काम में हमेशा की तरह मुस्तैदी से लग गई। हर जगह हाई अलर्ट है। जम्मू पुलिस भी जम्मू एयर स्टेशन के नज़दीकी एरिया में जाकर लोकल लोगों से पूछताछ कर रही है। यहाँ तक कि आम लोगों के लिए किसी भी तरह के ड्रोन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ एंट्री ड्रोन सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। बताया जाता है कि ये ड्रोन चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बने हैं और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करता है सबको पता है। जी हाँ, पाकिस्तान की लगातार आतंकवादी गतिविधियों और घुसपैठ से सारी आशंका पाकिस्तान और आईएसआईएस के साथ मिलकर इस ड्रोन हमले को अंजाम देने पर की जा रही है। पिछले कई दिनों से ड्रोन्स जम्मू सहित आसपास के एरिया में बार बार इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसी कड़ी में दूसरी तरफ सेना अपना काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने लश्कर के एक आतंकवादी नदीम अबरार को भी मार गिराया है। अच्छा, पहले उससे पकड़ने के लिए सेना ने पूरी कोशिश करी, पर अबरार ने बताया कि उसके घर में AK-47 रखी है, जिसे रिकवर करने के लिए सेना उसके घर पहुंची तो उसका एक साथी वहां पहले से ही मौजूद था, जिसने सेना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सेना भी कब तक शांत बैठती। उसने जवाबी कार्रवाई में नदीम अबरार को अखबार की सुर्खियों में बदल दिया। पुलिस और सेना के अनुसार अबरार लावेपोरा के साथ कई आतंकी हमलों में शामिल था। साथ ही उसकी जगह 2 AK-47 बरामद भी हुई। कम लागत वाला विकल्प होने के कारण आतंकी ड्रोन का तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आसानी से उपलब्ध है। ड्रोन के ज़रिए आतंकी हथियार या विस्फोटक एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं, इसलिए इसे रोका जाना ज़रूरी है। सरकार की इस पर हाई लेवल मीटिंग भी शुरू है। अगला जवाब हमारी सरकार का क्या होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताएं। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियोस का आपको मिलता रहे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंड। दोस्तों, जबकि पूरा भारत देश का ध्यान कोरोना जैसी महामारी को हराने में लगा है, तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाकर भारत से सटी हुई तिब्बती सीमा पर चीन बुलेट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। जी हाँ, चीन ने इसकी ऑफिशियल पुष्टि की। 435 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ये ट्रेन तिब्बत की प्रांतीय राजधानी लासा और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर निंगची को जोड़ेगी। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीन के तिब्बत में अपने क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुक्रवार सुबह खुली थी और इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि चीन ऐसी हरकत करता आ रहा है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए चीन अपनी छल नीति से हमेशा से ऐसी जुगत में लगा होता है, पर भारतीय सेना भी कुछ कम नहीं है। अपनी नज़रों पर लेंस लगा के चीन की जुगत में होल कर रहे वो बैठे हैं। दूसरी ओर आपको पता है कि हमारे भारतीय सरकारों का और राजनीतिक पार्टियों का ध्यान कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान तो अयोध्या में राम मंदिर की जमीन कितने में खरीदी, कितने में बिकी, उस पर है। सांप निकलने के बाद भी पूछ के पीछे पड़े हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की फैसले के बाद भी कुछ तो मुद्दा बने लोगों में भ्रम फैलाने का। मतलब बिजी रखो बस। कैसे तो जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना जैसे जानलेवा वायरस के अलग अलग रूप से अपनी जान बचाने में लगी है, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने से बाज नहीं आते। अच्छा, ऐसे लोगों में मुझे कोई फर्क नहीं दिखता।
सिर्फ एक ही फर्क है कि कम से कम ये लोग मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते हैं और ये लोग जून के साथ सारे महीनों में यही जुगाड़ करते रहते हैं। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। अच्छा, चीन के साथ साथ उसके चचेरे भाई पाकिस्तान का भी राग अलापने वालों की अपने देश में कमी नहीं है और उनका कुछ काम भी तो नहीं है। वही जिनको 370 हटाते समय हटा दिया गया था। लगता है ऐसा फिर कुछ होने वाला है। 20,000 से ज्यादा सैनिक कश्मीर भेजे जा चुके हैं भैया, इसलिए देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठक पर बैठक चालू है। अच्छा, अपने आप को देश प्रेमी कहने वाले ये लोग बैठक के दौरान भी ये कहने से बाज नहीं आए कि 5 अगस्त 2019 के दिन ये बैठक पहले होना चाहिए। तो क्या आप 370 हटाने देते हैं? अच्छा, एक और मैडम है, आप जानते ही होंगे उनको। उनका तो यहाँ तक भी कहना है कि 370 फिर बहाल हो और लोगों की भलाई के लिए पाकिस्तान से फिर एक बार बात हो। साथ ही साथ हमारा जो पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद हो गया है वो फिर से शुरू हो। भैया, इस बात से तो एक बात ये पता चलेगी कि आखिरकार ये पाकिस्तान के साथ चुपके कौन सा व्यापार करते थे। मुझे तो लगता है कि ये सब बहाने सिर्फ उस काल कोठरी से बचने के हैं जिसमें ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री जी ने उनकी मन की बात जानने के लिए बुलाया हो, फिर वो कश्मीर में अपने मन की बात करें, समझे ना? हाँ, अरे वैसे ही जैसे लोगों के मन की बात जानने के बाद पेट्रोल डीजल के साथ साथ महंगाई आसमान पर है। चलिए, मिलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। पूरे विश्व के 500 वर्षों तक इंतजार करने के बाद अंततः वो दिन आया जिसके लिए पूरा देश, पूरा विश्व बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राम मंदिर भूमि पूजन का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा है। भगवान राम अपने जन्मभूमि पहुंच ही गए। पूरे विश्व के साथ साथ सभी साधु संतों को भगवान राम के बहुत लंबे समय से मंदिर स्थापित होने का इंतजार है। पर जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो इन सभी का राम मंदिर के भूमि पूजन का इंतजार और बेसब्री से शुरू हो गया। भगवान राम के अयोध्या में मंदिर के भूमि पूजन की जोरों शोरों से तैयारियां हुई और सफलतापूर्वक वो संपन्न हुआ। अयोध्या में भी भक्तों और संतों द्वारा अनुष्ठान किया गया, घर घर दिए बनाए गए। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत से संतों के साथ उपस्थित हुए। पूरे मंदिर की भव्य तैयारियां की गई। पूरे मंदिर को पीले रंग से सजाया गया। पूरी अयोध्या श्री राममय और राम नाम से सराबोर है। अच्छा, भूमि पूजन के लिए लोगों ने और भक्तों ने अलग अलग तरह के संकल्प लिए थे। किसी ने अन्न त्याग किया था तो किसी ने मौन व्रत लिया है ताकि राम मंदिर भूमि पूजन होकर मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू कराया जा सके। पूरा माहौल दिवाली की तरह जगमगा गया था। देश के अन्य बड़े लोगों के साथ साथ मुस्लिम पक्षकारों को भी न्योता भेजा गया था। विवादित ढांचे के गिराने से लेकर सालों से मंदिर और मस्जिद के झगड़े के चलते लोगों का और भक्तों का सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा था। पर कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद सभी ने उसका सम्मान किया और दोनों धर्मों के लोगों को सही न्याय प्रक्रिया से सही परिणाम मिला। हालांकि इसमें बहुत वक्त लग गया, मगर लोगों में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इतना उत्साह है, तो अब जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो कितना होगा। 3 अगस्त गणेश पूजा और 4 अगस्त को राम के अर्चना के कार्यक्रम के बाद 5 अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ ये पूजा संपन्न हुई। पूरे कार्यक्रम में काशी, अयोध्या, दिल्ली और प्रयाग के विद्वानों को बुलाया गया था। अलग अलग पूजा के साथ अलग अलग एक्सपर्ट रखे गए थे। पूरी टीम 21 ब्राह्मणों की थी जो अलग अलग तरीकों से पूजा करा रही थी। यह एक वक्त में नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समय पे अलग अलग ब्राह्मण ने पूजा कराई। भूमि पूजन में 9 अलग अलग ब्राह्मणों ने पूजन करवाया। इस दौरान सभी 21 ब्राह्मण साक्षी थे और उनकी देखरेख में पूरा पूजन हुआ। भूमि पूजन में संकल्प लिया जाता है कि पूजा किस उद्देश्य से की जा रही है, ये संकल्प में बताया जाता है। पीएम मोदी ने पूजा करी और वो सारे संकल्प भी लिए। राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 40 मिनट से लेकर 1 घंटे का हुआ था। भूमि पूजन के एक दिन पहले मतलब 4 अगस्त को भूमि पूजन प्रांगण में पूजन के 108 दिन पूरे हुए थे और 5 अगस्त को 109वां दिन था।
इस दौरान प्रतिदिन वहां वेद पाठ हो रहा था। अब भूमि पूजन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आगे मंदिर बनाने में 3 से 4 सालों का वक्त लग सकता है। उम्मीद करते हैं भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाले ना करें तो अच्छा है। अच्छा, ये वक्त है भगवान राम के नाम में रमने का, श्री राम को याद करने का, तो आप भी कीजिए और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से इस साल जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल साबित हो रहा है उसमें एक सकारात्मक बदलाव लाने का। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल फंडा। मैं हूं विक्रम। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका किसी भी प्रॉब्लम से रिकवरी रेट सारे विश्व की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। अब देखिए ना, पूरे विश्व की कोरोना ने इतनी हालत खराब करने के बाद सारे देशों के नॉर्मल होने में कितना टाइम लग रहा है, पर भारत अपनी उसी रफ्तार से तेजी से अपने पुराने नॉर्मल ट्रैक पर आता जा रहा है। उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप यहाँ पर लोगों को किसी एक्साइटिंग खबर के लिए 2-4 लॉलीपॉप दे दीजिए बस। और वैसे भी भैया, जब कोरोना की कोई वैक्सीन आ ही नहीं रही है तो डरना किस बात का? तो हम क्या करें भैया? खैर, पूरे देश में अनलॉक का प्रोसेस चालू है और आशा करते हैं कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाली 28 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसके लिए हमेशा की तरह पॉलिटिकल पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू भी कर दिया है। बिहार चुनाव इस बार एक शख्स के बिना होगा। उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। और वो कहाँ है आप सबको पता है? दूसरी ओर एक रैली में उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और मिल भी सकती है नौकरियां, क्योंकि नौकरी पाने के लिए वहां पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ती है। इसी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि सभी को नौकरी क्यों नहीं देते, सिर्फ 10 लाख लोगों को क्यों, और रोजगार देंगे कैसे, पैसा कहाँ से लाएंगे? बात तो उनकी बिल्कुल सही है, पैसा बचा होगा तो देंगे ना। सालों से बिहार पिछले राज्यों में टॉप लिस्ट में शामिल है। इस बार ये पॉलिटिकल पार्टियां और क्या क्या बहाना बनाती हैं और जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं वो तो वक्त ही बताएगा। खैर, 28 तारीख से होने वाले ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। 243 सीटों पर होने वाले इस चुनाव का 10 नवंबर को परिणाम भी घोषित होगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। इसी बीच बिहार में रक्सौल जिले से बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिन्हा के भाई अशोक कुमार सिन्हा के नेपाल वाले घर पे पुलिस ने छापा मारकर 23 किलो सोना, 2 किलो चांदी जब्त कर ली। मतलब कैसे हुई छापेमारी, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। करोड़ों रुपए बरामद। कहीं ये लोगों के लिए इनविटेशन तो नहीं है? भैया, दिक्कत नहीं है, सरकार बनानी है तो पैसे हैं, समझे ना आप? नेपाल पुलिस की इस कार्रवाई से और इस घटना से दूसरी पार्टियां बीजेपी पर पूरी ताकत से हमलावर हैं और रहना भी चाहिए। क्या पता थोड़ा फायदा उनको और उनके लोगों को और उनकी पार्टी को भी मिल जाए। वैसे अब तो इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन होते हैं, जिस लिए इलेक्शन होना है उसका कुछ लोगों को फायदा नहीं मिलता है। एक इलेक्शन खत्म, दूसरी की तैयारियां शुरू हो जाती, अपनी भी और अपने लोगों की भी। बिहार इलेक्शन की सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। पिछले दिनों पाकिस्तान के इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी के पुलवामा अटैक के कबूलनामे से एक बात तो साबित हो गई कि भारत में पाकिस्तान का पक्ष लेने वालों की कमी नहीं। क्योंकि आपको शायद याद हो कि इस दर्दनाक घटना में जब पूरा देश अपने जवानों के शहीद होने पर दुखी था, ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में भी लगी हुई थी। हालांकि उसके बाद भारत ने पाकिस्तान का इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। पर फवाद चौधरी के इस कबूलनामे से शायद सभी को भी यकीन हो गया हो। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का दर्द भी छलक कर सामने आया और उन्होंने उस वक्त की गंदी और गलत राजनीति वालों को चेतावनी भी दे डाली।
फवाद चौधरी ने पुलवामा अटैक को इमरान खान सरकार की और पाकिस्तान की एक उपलब्धि बताया। इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ लोग पाकिस्तान जैसे कंगले देश में जाकर मोदी को हटाने की बात करते हैं, जो देश बर्बादी के थोड़ा ही करीब है, जिस देश को लोगों ने भीख भी देना बंद कर दिया है। उस देश का सपोर्ट चाहिए कुछ लोगों को। हाँ, कौन है ये लोग? अच्छा, पाकिस्तान और ये लोग कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ हमेशा सोचते रहते हैं। इसके पहले अगस्त में भी एक और झूठी अफवाह उन्होंने फैलाई थी और बयान दिया था, जिसमें पाकिस्तान का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान से बातचीत करने की इच्छा जताई है। भारत ने पाकिस्तान से, यह बात वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने बताई। वैसे तो बेचारे आतंकवादी भेज भेज के कुछ थक ही जाते हैं, ऐसे ही झूठ फैलाओ, शायद इससे FATF के नज़र में थोड़े अच्छे बन जाए हैं, शायद कुछ दिन और दान मिल जाए। अच्छा, और तो और ये भी कह दिया कि पाकिस्तान ने 5 शर्तें रखी हैं, पर उसका जवाब भी हमारे भारत के विदेश मंत्री ने आकर दे दिया। ये पाकिस्तान ज़बरदस्ती सभी को गुमराह करने के लिए भारत के खिलाफ झूठे बयान देता है, पर पाकिस्तान सपने में ही सही शायद भारत से कोई जंग तो जीत ले। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। इतनी बार मार खाने के बाद, इतने बार पिटने के बाद, इतनी बार इंडिया से हारने के बाद भी ना जाने ये पाकिस्तानी अपनी असलियत पे यकीन क्यों नहीं करते हैं। हाँ, नमस्कार, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। क्या है मुद्दा, जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इस बार फिर से पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपने कपड़े उतार इज्जत उतरवा दी और अपना नया नक्शा जारी करके भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बता डाला। क्या करे, कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास अब अपनी जनता के पास बहाना बनाने को कुछ तो है, जो एक ही बहाना बना देते बार बार वो। अच्छा, इस नक्शे के जारी करते ही इमरान खान अपने घर में ही घिर गए और उनके विपक्षी दलों ने इसे एक राजनीतिक दुष्प्रचार बताया और पाकिस्तान की जनता को जब ये समझ आया तो उन्होंने सोशल मीडिया पे इमरान खान की पोल खोलना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक पाकिस्तानी टिकटॉक यूजर ने भी इमरान को नसीहत दे दी और कहा कि नक्शा नहीं, अपना सस्ता नशा बदलो। सिर्फ नक्शा बदलने से भारत के हिस्से पर कब्जा नहीं कर पाओगे। उस टिकटॉक यूजर को पाकिस्तानी पुलिस ने पिटाई करके जेल में डाल दिया। भैया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का राग अलापने वाले इमरान खान जरा सी सच्चाई नहीं सुन पाए। अच्छा, एक तरफ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से बोला है जो हमने पैसे उधार दिए थे वो वापस दो। क्या है ये गणित, हम आपको समझाते हैं। पाकिस्तान जो कि पूरी तरह से भिखारीपन से ग्रसित है और था, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद करने और उसके विदेशी मुद्रा भंडार को दुरुस्त करने के लिए नवंबर 2018 में $6.2 बिलियन की रकम दी थी। इसमें से $3.2 बिलियन का इस्तेमाल पेट्रोलियम पदार्थ लेने पर खर्च किया जाना था। यह डील मई 2020 में समाप्त हो गई, लेकिन सऊदी अरब ने डील को रिन्यू करने की जगह तेल की सप्लाई ही रोक दी और $1 बिलियन कर्ज की वसूली भी पाकिस्तान से करा ली। वो भी उन्होंने सीनियर चोर, आपको पता ही सीनियर चोर कौन है, अपने सीनियर चोर चाइना से लेके उधार दिया। अच्छा, इसके पीछे भी कारण वही चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला है। पाकिस्तान ने तुर्की, ईरान, कतर और मलेशिया के साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जगह नया इस्लामिक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश की और सऊदी अरब के पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की, जिसकी वजह से सऊदी अरब बहुत नाराज हुआ। खबर तो ये आ रही है कि सऊदी अरब अपने यहाँ काम कर रहे पाकिस्तानियों को भी निकाल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पर बात तो वही है ना भाई, चोर चोरी से जाए पर सीना जोरी से ना जाए। पाकिस्तान इसके पहले भी कश्मीर के मसले में तुर्की,
मलेशिया और ईरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच चुका है। अच्छा, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कल तक अपने देश को कर्ज से निकालने की बात कर रहे थे, उल्टा अब वो अपने देश पर बहुत कर्जा बढ़ा चुके हैं। अच्छा, भारत ने भी पाकिस्तान के गलत नक्शे के बारे में कहा कि नक्शे पर थोड़ा नक्शेबाजी कर लेने दो। अपना बेटा तो है, सोचने में क्या जाता है, सच तो आखिर सच ही रहेगा। चलिए, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। दोस्तों, जहां यूपी में 2022 के विधानसभा इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 75 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुए। इस इलेक्शन को यूपी के विधानसभा इलेक्शन का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। यूपी में कुल 75 सीटों पर फैसला लगभग हो चुका है। इन इलेक्शंस में बीजेपी की जीत लगभग तय है। जहां एक तरफ बीजेपी ने पहले से ही 21 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी, तो दूसरी ओर 65 सीटों पर लगभग उनकी जीत तय हो चुकी है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दी है। अच्छा, इलेक्शन भी वहां पे एकदम अलग ढंग का हो रहा है। हाँ, निर्विरोध जीत तो होगी ही। जब किसी को पर्चा भर के नामांकन करने ही नहीं दोगे तो क्या होगा। गोरखपुर में तो ऐसे ही हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नामांकन करने आए एक दूसरे एसपी के कैंडिडेट को मार मार के वहां से भगा दिया। और तो और बागपत में किसी ने आरएलडी कैंडिडेट बन के उसके द्वारा भरे गए नामांकन को ही वापस ले लिया। अच्छा, कुछ कैंडिडेट तो होटल के कमरे में पाए गए जहां उन्हें कैद किया गया था। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने निकाला बाहर उनको वहां पर। अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि 5वीं की पप्पू ने रमेश को बाथरूम में बंद करके बोला कि सर आप मुझे ही मॉनिटर बना दीजिए। रमेश तो आया नहीं है। महामारी से कराते हुए देश में इलेक्शन तो होंगे ही, आप इन्हें नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे कोरोना के किसी प्रकार का वेरिएंट काम नहीं करता है। परिणाम लगभग इलेक्शन के आ ही चुके हैं। क्या ये इलेक्शन का तरीका ठीक है? कमेंट करके हमें बताइएगा। दूसरी तरफ दरभंगा में 17 जून के हुए ब्लास्ट में एनआईए ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए की माने तो ये आतंकवादी इमरान और नासिर हैं, जो कि यूपी के शामली के रहने वाले हैं। 2022 से इस तरह की घटना को अंजाम देने की वो प्लानिंग कर रहे थे और इन्हें हमेशा की तरह पाकिस्तान फंडिंग कर रही थी। इनका प्लान चलती ट्रेन में लगातार ब्लास्ट करना था। एनआईए ने इन दोनों का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। सर्च ऑपरेशन और कड़ी मेहनत से इनके प्लान को विफल किया। बाकी काम उन पर शुरू है। अच्छा, पाकिस्तान के हर प्लान को चौपट करना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की आदत बन चुकी है। हमसे कहीं मुकाबले में खड़े नहीं होते। इसी जलन में आतंकियों का सहारा लेकर वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का प्रेम चाइना के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका मानना है कि चुनावी लोकतंत्र अच्छा नहीं है, चीन का सिस्टम बहुत बढ़िया है, डायरेक्ट पीएम बन जाओ बस। मतलब भारत में तानाशाही चल रही है कहने वाला अब खुद तानाशाही के मजे लेना चाहता है। वैसे इमरान खान की अपने ही देश में अब कोई गारंटी नहीं रह गई है। बेरोजगारी और भुखमरी से परेशान जनता अब उनको हटाने को व्याकुल है। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसे लगी ये बताना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के बाद से ही लोग और सुशांत के फैंस ये मानने को तैयार ही नहीं कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उनके केस में दिन पर दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसी के चलते लोगों ने महाराष्ट्र प्रशासन के ऊपर उंगलियां भी उठाना शुरू कर दिया है। कानून की ऐसी लचर व्यवस्था को देखकर ये केस दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस समय मुंबई पुलिस पूरे देश के निशाने पर है, क्योंकि हमें आपको ही नहीं पूरे देश को ही दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड की जांच से पहले ये पता करना है कि वो सुसाइड था या मर्डर। अच्छा, इतने फैक्ट्स सामने आने पर कोई भी कह देगा कि ये सुसाइड नहीं है और ये पहले दिन से ही जांच का विषय है। अच्छा, सुसाइड करते वक्त चाहे वो टाइम की बात हो
या जिस रस्सी से सुशांत ने गले में फंदा लगाया था, या उनकी बॉडी की स्थिति की बात हो, या फिर सुशांत की करियर या माली हालत की बात हो, ये सारी चीजें जो अब हर कोई जानता है, और ये सीधा सीधा इशारा कुछ और करती है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है। पुलिस की जांच इन सभी चीजों की जगह किसने उनके साथ फिल्म बनाई, किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या कौन करना चाहता है, ये सब बातों से उनके सुसाइड की वजह तलाश करने के लिए सीधी जुड़ी है। मतलब पहले सुसाइड, जो कि सुसाइड है ही नहीं, उसकी जांच होना चाहिए, फिर जिनकी वजह से ये हुआ उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुंबई पुलिस को इतनी गहराई से जांच करने से रोक रही है, और वो सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों ने पिछले दिनों उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पे पटना से एफआईआर भी दर्ज कराई, जबकि रिया पहले से ही सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ निकाल कर फरार है। वो ये बात जो कि इतनी गौर करने वाली है कि बैंक अकाउंट, जो कि जांच का सबसे पहला विषय है, वो भी उनके दिमाग में नहीं आया। अच्छा, रिया को कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। साथ ही सुशांत के अपने आप को नजदीक बताने वाले संदीप सिंह भी हैदराबाद जा चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त जब जांच चल रही है। ये वही संदीप सिंह है जिन्हें पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल के डिबेट में इन्हीं क्वेश्चन के वजह से उन्हें लाइव छोड़कर भागना पड़ा था, और इनका फेस एक्सप्रेशन उस समय देखने लायक था। अच्छा, बिहार में जहां वहां की जनता और पूरे देश में यह आवाज़ दिन पर दिन उठती दिख रही है, और सीबीआई जांच की मांग तेजी से उठ रही है। यहाँ तक कि बिहार पुलिस महाराष्ट्र की ऐसी कानून व्यवस्था को देखकर जब अपने लोगों को यहाँ सुशांत केस की जांच करने मुंबई भेजा गया, तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला। और तो और उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक आईपीएस अफसर को भी भेजा, जिसे यहाँ कोरोना के नाम पर 15 डेज के क्वारंटाइन पे एक जगह बंद कर दिया गया। ये भी पता लगा है कि इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो सकते हैं, कि सुसाइड है या मर्डर। सुसाइड के पीछे हो सकता है कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो। यहाँ तक कि सुशांत के पहले उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने भी सुसाइड किया था। वो भी सुसाइड था या मर्डर, ये भी जांच का विषय है। पर सुशांत की जांच को देखकर लगता है कि दिशा का सच शायद कभी सामने नहीं आ पाएगा। इन सब के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमारे और आपके मन में है, आखिर कब होगी निष्पक्ष सीबीआई जांच? आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इसकी जांच कराने से कतरा रही है और टाल रही है? इतने तेजी से सफलताओं को आसमान को छूता हुआ एक ऐसा इंसान जिसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी थी, क्या वो सच में सुसाइड कर सकता है? क्या सुशांत सच में सुसाइड कर सकता था? आपका इसके पीछे क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया की सबसे ज्यादा दिल को तोड़कर चकनाचूर करने वाली इस खबर ने हर किसी की आत्मा को झंझोर कर रख दिया है। आखिर क्यों धोनी तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया? आखिर ऐसा क्या कारण था जिसने तुम्हें अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया? हम जानते हैं तुम्हारे हौसलों को, हम जानते हैं तुम्हारे पक्के इरादों को। परिणाम कैसे भी हुए, तुम्हारे पक्के इरादों और आंखों में बेखौफ मजबूती को देश ने हमेशा याद रखा है। ऐसे ही तुम कैप्टन कूल नहीं थे, ऐसे ही तुम दुनिया के महान क्रिकेटर नहीं थे, ऐसे ही तुम बेस्ट फिनिशर नहीं थे। दोस्त, रोकर हर कोई अपना प्यार और अपना दर्द बयान नहीं कर सकता है। अब कैसे कोई उबारेगा टीम को बीच से, मझधार से कैसे निकालेगा? बेस्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी तो कौन किसको पूछेगा? आखिर कहाँ है हमारा धोनी? माना कि तुमने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, देश में हमेशा दिखोगे, पर भाई कोई नहीं भूलेगा तुम्हारे इस योगदान को, उस सफर को जो तुमने इतनी कठिनाई से तय किया। देश की एक छोटी सी जगह से छोटी सी नौकरी को छोड़कर तुमने जो हासिल किया है, शायद कोई नहीं कर पाएगा।
याद आएगा तुम्हारा वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसको देखने की हर क्रिकेट प्रेमी की तमन्ना होती है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? पता है लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहा, लोगों ने बेवजह तुम्हें रिटायर होने के लिए भी कहा, पर तुमने उन सब की परवाह ना करके दुनिया को दिखाया कि MS धोनी क्या है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अंत में जाते जाते 4 पंक्तियां तुम्हारे लिए। तुम क्रिकेट का ज्ञान का समंदर हो, तुम उम्मीद की एक किरण हो, अपने आप में एक क्रिकेट का स्कूल हो। तुम जैसे देश के लाल को देखकर हर माँ तुम जैसा चाहे। हमने देखा है तुम्हारे देश के लिए जज्बे को और हर उस हुनर को, सच्चे देशभक्ति के साथ साथ तुम्हारे आर्मी वाले अवतार को। तुम्हें बताने या जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी लव यू धोनी, वी मिस यू धोनी। नमस्कार, मैं हूँ विक्रम। पॉलिटिकल फंडा में आपका स्वागत है। CAB और NRC के बारे में आपने हर जगह और हर न्यूज़ चैनल पर देख ही लिया होगा। पूरे हिंदुस्तान में मचे इस हाहाकार में अफवाहों की आग तेजी से फैल रही है। आखिर क्यों? ये खास समुदाय के लोगों को इतना डर कैसा? भाइयों, पहले देख तो लो, समझ तो लो कि CAB है क्या। सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये वो बिल है जिसमें सरकार पुराने एक्ट में कुछ बदलाव कर रही है, जिसमें 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं उनको धार्मिक प्रताड़ना मिली है, उन शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने की बात कही, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 5 साल से अधिक हो गए हो तो उसे किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इसमें पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन इन धर्मों के बारे में बोला गया है। इसकी वजह से कुछ खास समुदाय के लोग काफी डर गए हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। इन्हें भी पता नहीं है कि CAB आखिर है क्या, और विरोध करना है तो भैया किस चीज का करना है। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। हाँ? इनकी समझ, अरे भाई कानून सिर्फ नागरिकता देने की बात कर रहा है, लेने की कहीं बात नहीं करी है। अपनी सोच को बदलो। देश की संपत्ति जिसे आप इतना नुकसान पहुंचा रहे हो वो सब हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आती, ये आप खुद का नुकसान कर रहे हो। क्या वजह है कि इतना हंगामा? हाँ, आखिर क्या वजह है? हंगामा कोई सा भी हो, नुकसान आपका और हमारा ही होता है, आम जनता का होता है। ये आपको समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। खैर, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और सारे वीडियोस की अपडेट आपके मोबाइल पे आती रहे। जय हिंद, जय भारत। भैया, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए सॉन्ग तक बनाया है और अपनी पार्टी मैनिफेस्टो से पहले गारंटी कार्ड तक पब्लिक के सामने आके साइन कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। पॉलिटिकल फंडा में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में उठापटक शुरू हो गई। उठापटक से मेरा मतलब है कि लेन देन। अरे मेरा मतलब है कि किसको खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा करना है, कौन सा कैंडिडेट मनपसंद है, कौन सा नापसंद है। समझ गए ना? जैसे ही ये चुनावी बिगुल बजा और आने वाली 8 फरवरी को इलेक्शन और 11 को उसके रिजल्ट घोषित हुए, तो बस मेजोरिटी की 3 पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की होड़ चालू हो गई। सिलाई मशीन और पैसे तो याद है ना आपको? है? अरे मेरा मतलब है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की अपनी आम आदमी पार्टी। भैया, ये और इनके मुद्दे कुछ अलग ही होते हैं। एजुकेशन पब्लिक के साथ साथ ये वुमेन सेफ्टी की खास तरीके से बात करते हैं। फ्री बस सेवा तो पता है आपको, एयर पॉल्यूशन के लिए ऑड इवन 2000 यूनिट फ्री लाइट देना और ना जाने क्या क्या, सारे मुद्दों को ये कैश कराएगी। भैया, यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने तो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए सॉन्ग तक बनाया है और अपनी पार्टी मैनिफेस्टो से पहले गारंटी कार्ड तक पब्लिक के सामने आके साइन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जो 5 साल से इस दिल्ली की सीट पे बैठना चाह रही है, वो शायद मोदी जी के नाम पर ही कुछ कर पाएगी।
और जैसे पिछले दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में नतीजों में उन्होंने किया था, शायद वैसे ही कुछ उम्मीद करेगी। यहाँ तक कि बीजेपी के एक सांसद ने केजरीवाल जी के ऊपर यह तक कह दिया है कि 5 साल में सिर्फ इन्होंने बहाने किए हैं। 5 से स्कूल बनाने थे, 35 ही बने। सरकारी जमीनों पे जरूरत से ज्यादा मस्जिदों का निर्माण हो गया है, जिन्हें हटाना चाहिए। और न जाने क्या क्या, 5000 बस चलानी थी, 300 ही बस चल पाई। और बाकी कांग्रेस तो आपको पता ही है, अब वो किससे कैश करेगी। अरे मेरा मतलब है कि थोड़ा गड़बड़ रहता है उनका। राहुल बाबा तो आपको पता ही है। खैर, मैं दिल्ली वालों से सिर्फ इतना कहूंगा भैया कि सोच समझ के वोट करें, जो उनके लिए काम करें उसको वोट करें। चलिए, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल फंडा। मैं हूं विक्रम। दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन नजदीक होने की वजह से राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी तेज हो गई है, और इस चुनाव पर देश विदेश की नजर तो है ही, मगर हमारे खास पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुछ खास नजर, जिनका सुरक्षा के मामले में अपने आर्मी से ज्यादा अपने प्यारे दुलारे आतंकवादियों पर ज्यादा भरोसा है। और भैया, अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी हालत यह है कि वहां की आम जनता के खाने पीने के वांदे हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो कटोरा पकड़ पकड़ कर हर देश में जाकर भीख मांगते मांगते थक चुके हैं। भैया, अब उनकी जनता को तो उन्हें कुछ तो लॉलीपॉप देना होगा ना, तो जाकर इंडिया और कश्मीर का रोना रो देते हैं। अब ध्यान जो भटकाना है। इसी बीच दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी को कड़ी नसीहत दे डाली है। तो भैया, बात ऐसी है कि फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि भारत के लोगों को हराना होगा। एक राज्य का मतलब दिल्ली को खोने के डर से ये हास्यास्पद दावे करते जा रहे हैं। कश्मीर के इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन और सीएए के खराब अर्थव्यवस्था के चलते भारत की सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तो भैया, इसी बात पे केजरीवाल जी को गुस्सा आ गया। और सच है जी, किसी भी भारतीय को गुस्सा तो आएगा ना। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए कहा है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और मेरे भी। दिल्ली के चुनाव भारत का इंटरनल मैटर है। हमें आतंकवाद के सबसे बड़े देश का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की एकता पर प्रहार नहीं कर पाएगा। तो भैया, इससे पहले बीजेपी के एक सांसद ने अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी तक कह दिया था। इसके बाद उनकी पार्टी ने इस पे मोर्चा तक खोल दिया। खैर, दिल्ली इलेक्शन में सारी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। और एग्जिट पोल क्या कहते हैं, चुनाव परिणाम क्या होंगे, वो सब आपको हम बताएंगे, वो भी अपने अंदाज में। चलिए मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर किसी खास सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। थैंक्स। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा धड़ल्ले से। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल फंडा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली इलेक्शन नजदीक है और हर पार्टी की रैली पे रैली हो रही है। हर पार्टी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से हमलावर है। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो। टोटल 70 सीटों के इस चुनाव में, और इसी कड़ी में सूत्रों के अनुसार पब्लिक का ओपिनियन और पब्लिक का ओपिनियन पोल कहता है कि दिल्ली में फिर से आपकी वापसी के आसार है। जी हाँ,
आप दोबारा सरकार बना सकती है और इतिहास दोहरा सकती है। सी वोटर सर्वेक्षण के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस इस रेस में बहुत पीछे दिख रहे हैं। जहां बीजेपी को 8 सीट तो कांग्रेस की 3 से 4 सीटें आने की ही उम्मीद और आपकी 53 से लेकर 56 सीट आने का चांस है। आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। सी वोटर सर्वेक्षण के अनुसार चांदनी चौक में 10 सीटें हैं, जहां से आपको 8 से 10 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। दूसरी तरफ है ईस्ट दिल्ली, जहां पे असेंबली सीट 10 हैं और आपको फिर से वही आंकड़े 8 से 10 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद न्यू दिल्ली सीट से 10 सीटें हैं, जहां पे आपको 7 से 9 सीटें, बीजेपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, जहां पे 10 असेंबली सीट है, वहां पे आपको 5 सीटें, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, जहां पे असेंबली सीट 10 हैं, 7 से 8 सीटें आपको, बीजेपी को 2 से 3 सीटें हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, जहां पे असेंबली की 10 सीटें हैं, वहां पे आपको 7 से 8 सीटें, बीजेपी को 2 से 3 सीटें हैं और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। साउथ दिल्ली से 9 से 10 सीटें आपको, बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। वेस्ट दिल्ली से असेंबली की 10 सीटों पे 7 से 8 सीटें आपको, 2 से 3 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। टोटल 70 सीटों के इस चुनाव में आपको 54 से 56 सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं बीजेपी को 10 से 14 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 0 से 2 सीटों पर ही संतुष्ट करना होगा और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के इस विवाद के बीच वोटर ही अपना अंतिम निर्णय करता है और कई बार ऐसे सर्वे के उलट हमारा जागरूक वोटर सर्वे करने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। तो आगे रिजल्ट क्या होगा हम नहीं बता सकते, ये तो दिल्ली के वोटर्स ही तय करेंगे। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और किसी खास सब्जेक्ट पे अगर वीडियो बनानी है तो प्लीज हमें बताइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल फंडा। मैं हूं विक्रम। पिछले दिनों वर्ल्ड कबड्डी मैच हुआ जिसमें इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया। पर इसमें हाईलाइट क्या है? तो बात यह है कि जिस पाकिस्तानी टीम को इंडिया के ऊपर जीत की इमरान खान बधाइयां देते हुए नहीं थक रहे हैं, असल में वो इंडिया की है ही नहीं है। बिना इजाजत, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना सरकार के परमिशन की जो टीम पाकिस्तान कबड्डी खेलने गई वो तो इंडिया की थी ही नहीं। तो भैया मैच किससे जीतेगी? और भैया बात तो यहां तक पहुंच गई है कि देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जांच के आदेश तक दे डाले। मतलब पाकिस्तान पहली बार इंडिया से जीत की खुशी मना रही थी। चलो ये झूठी खुशी ही पाकिस्तान को खुश कर दे, है कुछ पल की खुशी सही, पर दिन ब दिन FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का डर उनकी सांसें रोकते हैं। यहां तक कि डर के मारे FATF को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने कह दिया कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मसूद अजहर अपनी फैमिली के साथ कहीं गायब हो गया है। वाह भैया वाह, बहाना कोई इनसे सीखे। अब उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। वाह भाई वाह, क्या बहाना है। मतलब रोटी के वादे हो जाएं पर आतंकवाद कम नहीं होना चाहिए। फिर से कंगले और भुखमरी से तड़पते पाकिस्तान को अपनी आदतों से बाज नहीं आना। मतलब वहाँ की जनता को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ। मगर उन्हें ये बात समझनी होगी कि आतंकवाद खत्म होगा तभी वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। खैर मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
जय जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, एम्पल मिशंस प्रेजेंट्स पॉलिटिकल फंडा में आपका स्वागत है और मैं हूं विक्रम। एम्पल मिशन एक ऐसी संस्था, चाहे वो गरीब अनाथ बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे बेसहारा लोगों के लिए सहायता हो और चाहे देश के शहीद शूरवीरों को याद करना, हमेशा खड़ी हुई, हमेशा कार्यरत। आइए इन्हें सपोर्ट करो। जहां एक तरफ हमारे देश के बैंकरप्ट लोग जो कि देश छोड़ के भाग चुके हैं और भागते भागते उनके लिए धरती कम पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में कुछ लोग जाने को आतुर हैं, मगर वो इतना आतुर हैं कि इतनी आतुरता उन्होंने अपनी पार्टी को बचाने में दिखाई होती तो बहुत कुछ हो जाता। आप समझ गए ना? ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो देश हित में बोल रहे हैं, ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उनके बयान को दूसरे देश के लोग कैसे भी इस्तेमाल करें, उन्हें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की सुरक्षा व्यवस्था के चलते अमेरिका से हमारे देश ने कुछ लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदे हैं जिनका नाम है अपाचे। मतलब ये कहीं बगल वाले देश का सफा चट करने का प्लान तो नहीं, नाम भी काफी मिलता जुलता है, अपाचे और सफाचे। आप गलत मत समझिएगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से मिलने वाले न्यूक्लियर की गीदड़ भपकी कहीं ये सब देखकर तो पलटी तो नहीं हो गई, क्योंकि कल तक परमाणु अटैक की धमकी देने वाला पाकिस्तान का अब कहना है कि पहले इंडिया ने हमला किया तो हम भी करेंगे। अब कुछ दिन बाद वो लोग ये कहेंगे कि भैया जो करना है कर लो, हम तो खड़े ही हैं। मतलब ये कि कश्मीर में 370 हटाने के बाद से पूरे दुनिया में अपने झूठ से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि कश्मीर में बहुत हालत बस से बदतर है। हमारी सरकार ने फाइनली एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया असम में लागू कर दिया है, जिसमें अब वहां के लोग अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जद्दोजहद में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाए। नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि एक अच्छा कदम भी हो सकता है, क्यों नहीं भाई? क्योंकि इतने सालों से चलने वाली घुसपैठ हमारे देश में अब कुछ कम तो होगी, और ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो गलत तरीके से घुसपैठ कर चुके हैं। असम सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जिन लोगों का नाम अंतिम लिस्ट में भी नहीं होगा, सरकार उन्हें अपनी तरफ से नागरिकता साबित करने के लिए 120 दिन का वक्त देगी, जिसमें उन्हें 24 मार्च 1971 के पहले के दस्तावेज दिखाने होंगे, और जिनके पास वो नहीं होंगे उन्हें मुफ्त कानून व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कि बजरंग दल और बीजेपी के लोग आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। तालियां होना चाहिए इस बात को तो। हाँ, खैर जाने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की गिरती हुई जीडीपी 8% से 5% पे आ गई है। सरकार का कहना है कि वो उसे सुधार रही है और सुधारना भी चाहिए, क्योंकि ये जनतंत्र है साहब। याद रखिएगा मोदी जी, तकलीफ होगी तो दूर तक निकलेगी। खैर मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एंड वेलकम टू पॉलिटिकल फंडा। मैं हूं विक्रम। अच्छा, पूरी दुनिया में दो लोग सबसे अलग लगते हैं मेरे को। कौन से? एक अपने बीजेपी के अमित शाह जी और दूसरे अपने राहुल बाबा। क्यों? राहुल बाबा आजकल जुआ नेता ज्यादा और युवा नेता कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जुआ खेलना वापस चालू कर दिया। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में सचिन पायलट भी एक युवा नेता है, मगर आजकल वो नेता कम और पायलट ज्यादा साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा हर स्टेट में अपने एमएलए को लेकर बसों में भागती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बार प्लेन में लेके जाया जाए। अच्छा, इस बार भी राहुल बाबा जुआ खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो उनको लगता है कि इस बार भी वो बाजी जीत जाएंगे, मगर क्या करें, वो तो आंकड़े ही भूल जाया करते हैं। हाँ? अच्छा, एक बात और है, इस लॉकडाउन में होटल और ट्रैवल वाले जो भी लोग हैं वो बड़ा खुश रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि धंधा चालू होना ही होना है। कभी भी सरकार गिरेगी, धंधा चालू। एमएलए एक जगह से दूसरी जगह तो बस वाले का फायदा, एमएलए को अगर होटल में स्टे करवाओगे तो होटल वाले का फायदा। तो कहीं से फायदा हो ना हो, होटल वाले तो थोड़ा पैसा कमा ही लेते हैं। हर स्टेट की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस के एमएलए को पूरी तरह से घूमने और होटल में रुकने का पूरा मजा मिल रहा है। तो बात ऐसी है कि ये बीजेपी के डायनासोर से बचने के लिए एमएलए का कुछ तो भला होता है। बेचारे होटल में स्टे करने को मिल जाता है, मौज मस्ती कर लेते हैं, बसों में घूम लेते हैं, और सिचुएशन जब तक कंट्रोल ना हो तब तक पैसे का ऑफर भी बड़ा मिल जाता है।
अच्छा, कांग्रेस में हर स्टेट में उनका मुख्य इंसान उनसे नाराज हो जाया करता है, पता नहीं क्यों। अब आखिर अमित शाह जी और बीजेपी पार्टी ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाती है जो इंसान इतना नाराज हो जाता है, और साथ में एमएलए भी नाराज हो जाते हैं, वो कैसे? खैर, आजकल सचिन पायलट जो कि राजस्थान की युवा नेता हैं, कुछ काफी ही नाराज दिख रहे हैं और उनको मनाने की कवायद जारी है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो और चाहे प्रियंका गांधी हो, सभी का प्रयास जारी है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उधर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे का जैसे एनकाउंटर किया और उसका शरीर उसके परिवार वालों को दिया, तो उसकी बीवी का कहना है कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हाँ? जब हमारे 8 जवानों को धोखे से शहीद कर दिया गया था, तब कहां थी वो? बदला लेंगे। खैर, एमपी पुलिस ने जैसे ही उज्जैन में विकास दुबे को अरेस्ट किया, वो अपनी कॉलर टाइट करने से बाज नहीं आ रहे। तो यूपी पुलिस ने दिखाया कि हम यूपी पुलिस, कुछ भी हो असल काम तो हम ही करेंगे। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उनके पूरे परिवार के साथ कोरोना संक्रमित हैं। सिर्फ उनकी वाइफ जया बच्चन जी इस चीज से बच पाई हैं। तो आइए उनके लिए दुआ करें ताकि वो जल्द अच्छे हो जाए। खैर, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। पॉलिटिकल फंडा में आपका स्वागत है। पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा के रखा है। एक के बाद एक देश कोरोना वायरस की चपेट में आते दिख रहे हैं और लाखों लोग अभी तक इससे संक्रमित हो चुके हैं और हजारों अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इंडिया में इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन भी कर दिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि इस लॉकडाउन में एसेंशियल चीजों के अलावा और कोई भी चीजें नहीं मिल रही हैं। किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस, मॉल या शॉप नहीं खुला है। सारे इंडियन से मेरी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जहां भी हैं वहीं रहें ताकि ये वायरस किसी भी प्रकार का कम्युनिटी ट्रेवल ना करे। सब रोज संयम रखें ताकि इस घातक वायरस से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकें। और किसी को भी किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो, मतलब बुखार, खांसी या जुकाम या ऐसी कोई भी चीज जिस पे आपको शक हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और अपने आप को क्वारंटीन मींस किसी से भी मिले जुले ना, कहीं एक जगह पर रहें। ये मत सोचिए कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इतना खतरनाक वायरस है जो छुआछूत से तेजी से फैलता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छुआछूत से इसकी फैलने की क्षमता 4 गुनी हो जाती है, जो कि पिछले रिकॉर्डों में देखा गया। तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और सरकार के द्वारा बताए गए सारे नियमों का ठीक ठीक पालन करें। याद रखिए, ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही मुश्किल और इम्तिहान की घड़ी है, और इसलिए सभी भगवान से ये प्रार्थना करें कि इस भयानक वायरस से हमें कैसे तो निजात दिलाए। चलिए, जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। पॉलिटिकल फंडा में आपका फिर से स्वागत है। तो फाइनली भारत में टिकटॉक बैन हो गया है। पिछले दिनों चीन ने धोखे से 15 जून को हमारे निहत्थे जवानों को शहीद कर दिया था। भारत और चीन के लद्दाख बॉर्डर की स्थिति को देखकर हर हिंदुस्तानी गुस्से में है और उसे नहीं समझ रहा है कि आखिर वो गुस्सा निकाले तो कहां निकाले। जब तक वो ऐसे सोच रहे थे, तब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत डिजिटल वॉर का ऐलान कर दिया है और भारत में चीन के मोबाइल ऐप से उसकी शुरुआत भी कर दी। उन्होंने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। इनमें से टिकटॉक वो ऐप है जिसके भारत में सबसे ज्यादा यूजर थे। टिकटॉक के यूजर बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर गांव की गली की छोटी सी एंजल प्रिया, स्मार्ट पप्पू हैं, जो टिकटॉक बना बना के टिकटॉक के स्टार बन गए थे। अब उनका क्या होगा, ऊपर वाला ही जाने। पर सरकार की इससे एक और बचत है, किसकी? पानी की।
पूछो कैसे? क्योंकि बालों और चेहरे पर पानी मार मार के ओवर इमोशनल वीडियोस बनाने वाले ये लोग काफी फेमस हो गए थे और टिकटॉक स्टार बन गए थे। साथ ही साथ लाल पीले हरे रंग के बाल करने वाले लौंडे जो मोहल्ले में घूम घूम के टिकटॉक बनाया करते थे। ड्रेस बदल बदल के ठुमके लगाने वाली लड़कियां के ठुमके भी अब बंद हो गए। आप ये जान लो, भारत में टिकटॉक यूजर्स 120 मिलियन है और हर महीने की दर से दुगने चौगुने होते जा रहे थे। और तो और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस लॉकडाउन में इससे लाखों करोड़ रुपए कमा रहे थे और शायद उससे पहले भी। तो अब उनका भगवान ही भला करे। इन सबसे जब पूछा गया कि बैन के बारे में आपका क्या कहना है, तो इन्होंने दिल पे पत्थर रख के कहा कि गुड डिसीजन बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाइकॉट चाइना। अब ये बात दिल से ही निकली है ना। खैर, चीन के खिलाफ आप जो भी कर सकते हैं करिए, देशभक्ति का सबको मौका मिलेगा, क्योंकि धोखेबाजी का ये जो माहौल है ये अभी का नहीं है, बहुत पहले का है, क्योंकि ये पहले से ही भारत में है। कच्छे से लेकर शूज तक, बच्चे के खिलौने से लेकर चाचा की छड़ी तक, सब जगह चाइना घुस चुका है। मतलब सभी को बराबर का मौका मिलेगा। भारत की मोबाइल ऐप कंपनियां भी काफी खुश दिख रही हैं कि उनके पास ऑप्शन तो है ही ना, जिसका नहीं है उसका बना लेंगे। तो भाई साहब ध्यान दो, हमारे जवान बॉर्डर पर गोलियां खा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो क्या हम अपनी देशभक्ति एक ऐप डिलीट करके और चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करके दिखा नहीं सकते? प्लीज करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं बाइकआउट चाइना। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा, जहां एक तरफ देश विदेश में इंडिया का डंका बजाते हमारे मोदी जी हैं, जिन्हें अमेरिका जैसे ताकतवर देश में भी स्पेशल कार्यक्रम हाउडी मोदी करके अपने खुद के देश का इलेक्शन कैंपेन किया जाता है। और करे भी क्यों ना भाई, 25 लाख अमीर हिंदुस्तानियों की जो पुकार है, जिनका अमेरिका का इकोनॉमी में बराबर का साथ है। अब ट्रंप साहब को तो इलेक्शन भी लड़ना है ना, तो ये सब देख पाकिस्तान की कपकपाहट और बढ़ गई है। हमेशा की तरह कश्मीर का राग अलापते पाकिस्तान ने अब कहा है कि वो पूरी दुनिया में कश्मीर का राग अलापेगा। न्यूयॉर्क में हुए एक इवेंट में जहां पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक होने का लोगों को बताया। अब भाई ये बताना था या धमकाना था, वो भी उस देश में जाकर जहां किसी भी धमकी का कोई असर नहीं होता है। याद है ना ओसामा? A nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry. अब समझ में नहीं आ रहा है भाई कि वो डर रहे थे या दोनों मुल्कों की युद्ध की धमकी पूरे वर्ल्ड को दे रहे थे। बाकी इनडायरेक्टली उनके सुसाइड बॉम्बर तो रेडी हैं। ये तो वही बात हो गई जब मम्मी हमें बचपन में पीट दिया करती थी तो हम बोलते थे रुको पापा को आने दो, सब बताऊंगा। तो बस पाकिस्तान का भी वही हाल है, हैं? मगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनके पापा कितने, पर कुछ नहीं हुआ भाई, हैं? दूसरी तरफ एंटीगुआ देश ने कहा है कि वो इंडिया से भागे हुए स्कैमर्स को अपने देश में रहने नहीं देगा। वापस आने के नाम पर उन सभी का कहना है, आप खुद देख लीजिए। चल। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल। मेरे घर पे चलो। चलो। सीधे चलो उधर। उधर किधर? मत करना कोई को। तो ये हाल है उनका। खैर मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फंडा। आजकल चीन और भारत की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। पिछले दिनों चीन की धोखेबाजी से किए हमले में भारत के जवान शहीद हो गए थे। पिछले कई सालों से भारत के जवाबी नेचर को देखकर शायद विश्व में भारत की एक अलग ही छाप छूटी और चीन के इस हमले से भारत की युद्ध स्तर की तैयारियां देखकर अब शायद चीन के रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि भारत की तैयारियां नॉर्मल नहीं है बल्कि परमाणु युद्ध स्तर की है।
अच्छा, एक और देश है जो भारत की इन तैयारियों को देखकर बेहद खुश है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि अब उनको लग रहा है कि चलो इंडिया ने अब हमारे बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं उनसे कहूंगा कि भैया छोड़ा नहीं है, ब्रेक लिया है, जरा चीन को हिंदी में समझा दे, फिर तो आते हैं तुम्हारे पास। अच्छा, भारत में चीन के डिजिटल बिजनेस को भारत में बंद करने से चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही दूसरे देशों ने भी चीन के मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने की शुरुआत कर दी है। चीन की चालबाजी और धोखेबाजी को देखकर देश विदेश की हजारों कंपनी भारत को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है और वो शुरू भी हो चुका है। और कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ बाद में सिर्फ 2 ही देश बचे हों और एक दूसरे के साथ बिजनेस खेलेंगे, वो भी जो बिजनेस है ही नहीं है। अच्छा, आपको पता ही है वो कौन सा देश है? इसमें से एक तो फुल फकीर है, वो आपको पता ही है कि कौन सा देश है। वैसे पाकिस्तान ने चीन को पहले से ही अपने देश में शय दे रखी नहीं, अब करे तो क्या करें, बेरोजगारी वहां चरम पर है, पैसे उधार उनको कोई दे ही नहीं रहा है। अच्छा, वहां एक नौकरी है जो तुरंत मिलती है, कौन सी नौकरी? टेररिस्ट बनने की। अरे वही जो चूहे की तरह हमारे देश में घुसते हैं और हमारे आर्मी वाले रोज उन्हें मारते हैं। पूरे विश्व में पहले से ही पाकिस्तान को हर लेवल पर बाइकआउट करने से उनके पास अब अपना सगे वाला कोई बचा नहीं, कोई भी तो होना चाहिए। ये सब देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान चीन बन जाएगा। अच्छा, इसके बावजूद पाकिस्तान उन्हें अपने देश में हर तरह से अपनी जमीन पर लगातार बढ़ावा दे रहा है। और आजकल तो सुना है कि कोरोना वैक्सीन टेस्ट के साथ साथ बायो वेपन बनाने का भी काम चालू है। क्योंकि 21 देश चीन को पहचान चुके हैं, तो कहीं तो सवाल उठता ही है ना। जापान और इंडिया सहित 21 देशों के साथ चीन का एरिया डिस्प्यूट है, वो भी चीन द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये चीन का स्टाइल बन चुका है कि भैया धोखे से सैनिक भेजो और वहां पे 2-4 साल निकालो, बाद में बोल दो हमारी जमीन तो है, फिर चलता रहेगा डिस्प्यूट की बात, पुरानी जितनी होगी उतना ही हमारा है। अच्छा, इनका बस चले तो ये इतिहास बदल दें। जमीन खाने की प्यास पाकिस्तान के बाद नेपाल में भी शुरू हो चुकी है। अच्छा, यहाँ भी इन्होंने सेम टेक्निक आजमाई, नेपाल के कई एरिया उन्होंने जाकर कब्जा कर लिए, फिर बोले हमारे तो था। उनका भी बहुत सा हिस्सा खाकर उन्होंने हजम कर लिया। नेपाल जल्दी ये बात समझेगा तो ठीक है, नहीं तो वो भी साफ है। इंडिया ये बात पहले ही समझ गया था, इसलिए चीन को इंडिया से मुंह की खानी पड़ रही है। पर मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं विक्रम। पॉलिटिकल फंडा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया चीन बॉर्डर पर तनाव लगातार जारी है। आपस में कई बैठकों के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या है ये गलवान घाटी, जिसके लिए चीन धोखाधड़ी पर उतर आया है? तो हम आपको बता दें कि असल में चीन को प्रॉब्लम क्या है। ये बात असल में जब की है जब 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे और इसी दौरान उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग के साथ एलएसी पे शांति रखने के लिए समझौते पर साइन किए थे। 1993 के समझौते में साफ कहा गया है कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक एलएसी को पार करते हैं तो दूसरी ओर से आगाह किए जाने के बाद वो तुरंत अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। हालांकि चीन ने गलवान और पैंगवांग लेक में ठीक इसका उलट किया और अपने सैनिक तैनात कर दिए। फिर से 1996 में इस समझौते को भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके अनुसार अगर किसी मतभेद की वजह से दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आते हैं तो वो संयम रखेंगे, विवाद को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। हालांकि चीन ने विवाद वाली जगहों पर पहले दिन से ही अपना संयम खोया। कई वीडियो में चीनी सैनिक आक्रामक रवैया दिखाते नजर आए। समझौते के तहत एलएसी पे दोनों पक्ष ने न तो सेना का इस्तेमाल करेंगे और न ही इसकी धमकी देंगे। इसके बाद अब नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद 5 बार चीन के दौरे पे जा चुके हैं।
मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 18 बार मुलाकात हो चुकी है। इसमें 1-to-1 मीटिंग के साथ दूसरे देशों में दोनों नेताओं में हुई मुलाकातें भी शामिल हैं। तो अब झड़प किस लिए? असल में चीन एक ऐसा देश है जिस पर अब पूरी दुनिया का विश्वास खत्म होता जा रहा है। कोरोना के चीन से पूरी दुनिया में फैलाने के बाद असल में चीन को पूरा विश्व से बायकॉट करने और इंडिया को एक बिजनेस हब बनाने से चीन को जलन बढ़ती जा रही है। पिछले 6 सालों से इंडिया और चीन बॉर्डर पर भारतीय सरकारों ने काफ़ी सजगता दिखाई है, वो चाहे सड़क बनाना हो या कोई और काम हो। पिछले 2 महीनों में झूठ और धोखेबाजी करके चीन ने भारतीय हिस्से में अपनी चौकियां बनाना शुरू किया, जिस पर बात करने गए भारतीय सैनिकों पर हमला करके 20 सैनिकों को शहीद कर दिया। पर इंडिया की सेना वो सेना है जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। ये बात चीन को भी पता है। जो सेना अपनी बॉर्डर रक्षा के लिए 20 जवानों की आहुति दे सकती है, उस सेना की सोच क्या होगी। ऊपर से पूरे विश्व का दबाव चीन पर है और भारतीयों को अपनी बात तो मनवाना आता ही है, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भारतीय किसी भी तरह अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेगा, ये इतिहास गवाह है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी स्पेशल सब्जेक्ट पे वीडियो बनानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।